हेलो। और आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं बता चुका था कि जो आपका चार्ज होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और इसके अलावा कुछ बेसिक्स। अब देखिए चार्ज पे आगे बात करते हैं। देखो एक सबसे पहले तो एक बेसिक डिवाइस बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रोस्कोप है उससे आप मेजर कर सकते हो कि देखो ये बहुत पहले का डिवाइस है, इससे एंशिएंट टाइम्स में ये काम में आता था चार्ज को मेजर करने में। देखो इसके अंदर होता क्या है, मैंने आपको चार्ज के बारे में बता दिया कि एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन का चार्ज आपको याद रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक चीज सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये बॉडी है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो फिर डोमिनेंस किसका है? प्रोटॉन्स का। दूसरा देखो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिस में आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब एक मैं आपको बताता हूं कि इसको नापें कैसे। मान लो आपको दो बॉडीज दे दे, ये बॉडी ए ये बॉडी बी, आपको बोल दे कि दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आपको यह पता लगाना है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इस कंडीशन में देखो मैं आपको एक डिवाइस बताता हूं और इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और एंशिएंट टाइम्स में ये डिवाइस यूज में आता था आपका चार्ज को मेजर करने में एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सुनो, इस पे एक बार डेलिबरेटली चर्चा करते हैं। ऐसा एक डिवाइस होता है, एक कांच का ऐसा जार होता है, ग्लास जार, और ये जो आपका ग्लास जार होता है ऐसे वाला, इस ग्लास जार का जो कोर्क है, जो ऊपर वाला कैप है, इस कैप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा होल कर देते हैं यहां पे। ठीक है, और इस होल से एक मेटल की रोड है उसको डालते हैं यहां से, इस साइड से। ये मेटल की रोड है जिसको हमने यहां से डाला, ये मान लीजिए। ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ये मैंने आपको एक शो कर दी। कोर्क को थोड़ा सा कट करके मैंने इस रोड को डाला। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दो गोल्ड की स्ट्रिप्स है उसको इस हिसाब से अटैच कर देता हूं। सुनिए ध्यान से, ये दोनों स्ट्रिप्स है गोल्ड की है। अब आपने ये स्ट्रिप्स गोल्ड की क्यों ली? सबसे पहले तो आप, चलो मैं ये बाद में बताता हूं ये स्ट्रिप गोल्ड की क्यों ली। पहले ये देखिए कि अरेंजमेंट क्या क्या है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये आपका ग्लास का जार है। ठीक है, ये ग्लास जार है और ये आपका कॉपर का रोड है, कॉपर रोड। ठीक, अब हम करते क्या है, यहां जो ऊपर है रोड, इस पे ये जो यहां है, यहां एक मेटेलिक बॉल रख देते हैं। ये आपकी मेटेलिक बॉल है, यहां पे ये मेटेलिक बॉल। क्लियर? अब हम लोग करते क्या है, यहां पर एक स्केल है उसको इस हिसाब से अरेंज करते हैं। ये एक स्केल है, ठीक है, इसको यहां इस हिसाब से हम लोग अरेंज करते हैं। अब देखिए इस डिवाइस से हम लोग चार्ज को मेजर कैसे कर सकते हैं। आप करोगे क्या, मान लो आपके पास ये एक रोड है और इसके ऊपर है कुछ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? आप क्या करो, ये जो रोड ए है, इस रोड ए को यहां पर लेके आओ और इस मेटेलिक बॉल से भिड़ा दो। अब आपने इस मेटेलिक बॉल से अगर इसको भिड़ा दिया तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो आपकी मेटेलिक बॉल है, यहां से ये नेगेटिव चार्ज होते हुए अंदर जाएगा और ये जो मेटेलिक आपकी रोड है इसके ऊपर इस हिसाब से फैल जाएगा। ये सारा नेगेटिव चार्ज है ये इस मेटेलिक स्ट्रिप्स के ऊपर इस हिसाब से फैल जाएगा। अब ये चार्ज मेटेलिक स्ट्रिप से होते हुए ये जो कॉपर की स्ट्रिप है इसके ऊपर ये चार्ज इस हिसाब से होकर हो जाएगा। यहां पर ये चार्ज है ये इसके ऊपर आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है। ठीक है, नेगेटिव टू नेगेटिव आपका क्या होता है, रिपल्शन, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव आपका क्या होता है, ये भी रिपल्शन। लेकिन अगर इसका उल्टा बताएं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका होता है अट्रैक्शन, और आपका -2 प्लस भी आपका क्या होता है, ये भी आपका होता है अट्रैक्शन।
क्लियर। अब यहां देखो, यहां इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो दोनों जो स्ट्रिप्स है मैं गोल्ड की, ये स्ट्रिप्स आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। एक दूसरे को रिपेल करने के कारण ये ऐसे एक्सटेंड होगी, मतलब एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, और इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को हम लोग किससे मेजर कर लेंगे, इनके बीच का जो गैप है इसको हम मेजर कर लेंगे इस स्केल पे, ठीक है। अगर ए वाली बॉडी है उसके लिए गैप आ जाता है मान लो 0.5 सेंटीमीटर, और बी वाली बॉडी है उसके लिए जो ये आ जाता है 0.7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये बोलते हैं कि बी वाली बॉडी है वो ज्यादा नेगेटिव है, और ए वाली बॉडी है वो इसकी बजाय या तो ये बोलो कि कम नेगेटिव है, या आप ये बोलो ए वाली बॉडी नेगेटिव है और बी वाली बॉडी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि हमने दो ही रूल पढ़े हैं, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा एक्सेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसको अपन लोग बोलते हैं पॉजिटिव। तो आपको कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोबारा बता देता हूं, एक ग्लास का आपको जार लेना है, ग्लास के जार के अंदर कोर्क के अंदर छेद करके आपको एक मेटेलिक रोड डालनी है। मेटेलिक रोड पे आप गोल्ड की जो फॉइल्स है इनको इस हिसाब से अटैच करो, ये गोल्ड की फॉइल्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये गोल्ड फॉइल है। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि इसके नीचे एक स्केल को अरेंज करते हैं और ऊपर एक मेटेलिक बॉल है वो अटैच करते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि आप जो रोड है उसको लेके आओ और इसके यहाँ पे टच कर दो, और इसके यहाँ पे अगर आप टच कर दोगे तो इससे होगा क्या, इससे होते हुए चार्ज अंदर जाएगा और मेटेलिक स्ट्रिप्स है उनके ऊपर चार्ज फैल जाएगा, वे आपस में रिपेल करेगी, और रिपेल करने के कारण हमें पता चल जाएगा द मोर द रिपल्शन द मोर द वैल्यू ऑफ चार्ज। क्लियर। अब आगे देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर 3-4 अराइजिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये सुनो, सबसे पहले तो ये गोल्ड की फॉइल्स हमने क्यों ली। आप भी जानते हो कि इस नेचर के अंदर जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा एक टाइप से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, यानी गोल्ड की आप पतली से पतली हल्की से हल्की चीज बना सकते हो। गोल्ड के अलावा ऐसी कोई मेटल नहीं है दुनिया के अंदर जिससे आप हल्की से हल्की चीज बना सको, अकॉर्डिंग टू माई सेंस। अब सुनो, दूसरा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हल्की से हल्की स्ट्रिप बना सकते हो, और स्ट्रिप्स जितनी ज्यादा हल्की होगी उनका रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि देखो जब वेट बहुत ज्यादा कम होगा तो सारा का सारा खेल है वो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रिप्स है वो फैलेगी, यानी इनके खुद के वेट का कोई ज्यादा फर्क हमें नहीं दिखाई देगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से कि हमने गोल्ड की फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड है वो एक डक्टाइल मटेरियल है। 3-4 क्वेश्चन इसमें राइज होते हैं। हमने पहली बात तो ये डिवाइस बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो। देखो जब हम इसको हटा लेंगे इसके बाद भी उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज बना रहेगा, तो इससे हम जब दूसरी रोड को नापेंगे तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, यानी आप एग्जैक्ट डेटा पता नहीं लगा सकते कि उसके ऊपर कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है। आप एक रफली आइडिया ले सकते हो इस चीज से। क्लियर। दूसरी चीज आप ये भी देखो, मैं आपको बताता हूं, देखो इससे आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि किसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर सिर्फ आप ये बता सकते हो, दो बॉडीज को कंपेयर कर सकते हो कि इस बॉडी पे चार्ज कितना है, इस बॉडी पे चार्ज कितना है। मतलब आप एक चार्ज का रेशियो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो पहली पे 5 है तो दूसरी पे 7 है, ठीक है, एक रेशियो ले सकते हो चार्ज का। एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब है आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि इस बॉडी पे चार्ज इसकी बजाय ज्यादा या कम है। क्लियर। एक दो इसकी चीज और है, देखो मैं आपको बताता हूं। अब मान लो आपके पास दो पॉजिटिव बॉडी है, एक प्लस वाली और एक दूसरी प्लस वाली। अब जब आप पहली प्लस वाली का चार्ज नापोगे तो इसके ऊपर पहले से माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, ये कुछ चार्ज इसका क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो इससे काफी खराब रिजल्ट जब हमें मिलने लगे तो हमने इस डिवाइस को यूज लेना बंद कर दिया। तो आज के टाइम में इलेक्ट्रोस्कोप का कोई यूज नहीं है, बट अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछ ले कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ टू यूज इट एक्सेट्रा, तो आप लोग कर सकते हो आराम से। मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और इसमें इतना ही अभी, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप का, इसे यूज करना हमने बंद क्यों कर दिया, इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, कहां पे कौन सी डिवाइस आप यूज में लेते हो। क्लियर। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो, इसके बाद इसको इरेज करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में बात करते हैं चार्ज की यूनिट्स वगैरह के बारे में कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है वगैरह वगैरह, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो चार्ज के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि चार्ज एक पावर है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उनके पास चार्ज होता है, उस चार्ज के कारण वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। और चार्ज दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो आपका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसका मीन ये होता है, पॉजिटिव चार्ज का सीधा सा मीन है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। पॉजिटिव चार्ज का कहीं भी प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसके ऊपर प्रोटॉन की डोमिनेंसी बढ़ जाएगी, यानी वो चीज पॉजिटिवली चार्ज्ड कही जाएगी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस। यहां पे कोई ये मतलब नहीं है, मतलब यहां तो है वही, ठीक है, यहां तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से आगे, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ट्रांसफर सिर्फ किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है, प्रोटॉन्स का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। देखो, मान लो कोई चीज है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज देखो, अगर इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर। अगर आप इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकाल लोगे तो इसका Z कितना हो जाएगा, 6, यानी सारा का सारा प्रोटॉन किसके अंदर बदल जाएगा, कार्बन के अंदर। बट ऐसा कभी नहीं होता, आज तक हमने ना ऐसा देखा है कि धरती की सारी नाइट्रोजन गैस है या धरती की कुछ नाइट्रोजन गैस है वो आपकी किस में चेंज हो गई, कार्बन में। ना ही ऐसा पॉसिबल है, ना ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होगा तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का अगर डेफिशिएंसी है तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो, ये फॉर्मूला हमारे जनरल सेंस से आया, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे जनरल सेंस से आया। सुनो, मान लो कोई बॉडी है, उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, पहले उसके पास 3 ही प्रोटॉन थे और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 0। यानी एक चीज ध्यान रखना भी, चार्ज की जो शुरू में डिस्कवरी है वो की थी ग्रीक्स लोगों ने, और उन्होंने इसको बोला था क्वांट। तो आज भी हम लोग चार्ज का नाम है वो क्वांट ही बोलते हैं, मतलब बोलते तो चार्ज है लेकिन चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, क्वांटा या क्वांट बोलते हैं इसको। और अब मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला। मान लो कोई चीज के ऊपर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। लेकिन किसी तरह हमने उससे क्या निकाल लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो फिर हम बोल सकते हैं प्लस के इस पे क्या आ गए, 3, और आगे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन का मीन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, एक चीज सुनो। देखो, आप इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन अलग से आ गए, तो इसके ऊपर अब कितना चार्ज होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर शुरू में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, अब उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से और से आ गए, तो आप बताइए इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा और चार्ज की नेचर क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि जो चार्ज की वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली क्या होगी, नेगेटिव, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एक्सेस होगी। अब आप एक चीज सुनो, इसके ऊपर नेगेटिव तो चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर आता तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कितने आए हैं, 3, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3। अब मैं ये लिख सकता हूं, अगर कोई चीज के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन आए तो 5, मतलब कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए कोई चीज के ऊपर, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अगर कोई चीज के ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। अगर कोई चीज के ऊपर n इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। अब मैं इस 1.6 इंटू 10⁻90 इसको रिप्रेजेंट करता हूं E से, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q इज इक्वल टू
Ni। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चार्ज का जो फॉर्मूला है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है Q इज इक्वल टू Ni। इस बॉडी से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है। अगर आपको ये पता लगे कि उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन गए या कितने इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं आए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, इस क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि व्हाट आई एम सेइंग। इसको इरेज करते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको ये करवाता हूं, ए बॉडी हैज इनिशियली 10 protons and 10 electrons, but due to some interactions 5 electrons were went off from the body, went off the body, and so body get positive charged. Find the value of how much charge इट गोट। कहने का मतलब ये है, एक बॉडी है उस पे इनिशियली 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कुछ इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि उससे 5 इलेक्ट्रॉन उससे चले गए। तो आप बताइए उस बॉडी पर फाइनली कितना चार्ज है। इसका अगर मैं आंसर देना चाहूं तो सीधी सी बात है, उस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन जितना। तो प्लस 5 का 5 और यहां E का मतलब है प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि सीधी सी बात है अगर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब डोमिनेंस किसका बचा है, 5 प्रोटॉन्स का। और यहां चाहे E लिखो चाहे P लिखो, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻90। क्योंकि आप पहले लेक्चर को आप दोबारा देखो, उसमें मैंने बताया है कि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है और दोनों का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19। तो 1.6 × 10⁻19 गुना ये इसका चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू 5 × 1.6 × 10⁻19। दैट इज योर आंसर। इसको सोल्व कर लेना, दैट इज आंसर। बाय।